बार बार अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि मुझे इस गौरव पल का साक्षी बनने के लिए यहाँ खड़ा किया है। परम आदरणीय आज के इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे गिरीश्वर मिश्र जी, आपका अभिनंदन करती हूँ। वेद प्रताप अमिताभ जी और वेद मित्र शुक्ल जी इस मंच पर जो हमारे साथ हैं, मंच के आगे भी जो मैं देख रही हूँ, जो आज एक बड़ा ही सुखद मुझे लगा कि श्रद्धेय रघुवीर चौधरी जी हमारे बीच में हैं। उनके साथ अहमदाबाद में मिलना हुआ था और आज जब ये पता लगा कि वो उसके शिष्य हैं रामदरस जी के, तो मुझे बड़ी हैरानी भी हुई, क्योंकि गुरु और शिष्य बिल्कुल एक परंपरा में एक साथ खड़े दिखाई दिए। आज अभी मिश्र जी यहाँ नहीं, हम जानते हैं उनकी जो सीमाएं हैं और हमें ध्यान रखना भी चाहिए इन बातों का। तो उनकी अनुपस्थिति में आदरणीय चौधरी जी को देखकर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मिश्र जी के सामने ही मैं अपनी बात कह रही हूँ। और गुरु की विरासत ये होती है कि वो आगे से आगे अपने शिष्यों में अपने स्वभाव को, अपने लेखन को, अपनी रचनात्मकता को, अपनी सृजनात्मकता को बांट देता है। तो मैं उसे देख रही हूँ और मुझे बहुत बहुत सुखद लग रहा है। अपनी बात को शुरू करूँ उससे पहले एक दो छोटी छोटी बात करना चाहती हूँ। मैं आलेख लिख कर लाई हूँ, बड़ा नहीं है, सिर्फ 5 पेज का है, लेकिन उससे पहले एक दो बातें मैं कहना चाहती हूँ जो उनके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई हैं और बहुत ज़रूरी है। आखिर मिश्र जी के साथ ऐसी क्या बात है कि जब उन्हें पुरस्कृत किया जाता है, कोई सम्मान मिलता है, तो हम फूले फूले समाने लग जाते हैं। हम इतने खुश हो जाते हैं जैसे हमें ही सम्मानित किया जा रहा है। आखिर वो कौन सी बात है? क्यों ऐसा लगता है कि जब वो ठहाका मारकर हंसते हैं तो लगता है कोई भीतर की दुनिया बाहर आती है। योगा में लोग खूब ठहाके मारते हैं, लेकिन कितना सायास होता है, और जब मिश्र जी हंसते हैं तो कितना अनायास, कितना स्वाभाविक होता है। वो आपको भीतर तक कितना उल्लसित कर जाता है। ये बात दुर्लभ है आज के समय में। सिर्फ आयु, 100 वर्ष की आयु की बात नहीं है, उसके पीछे जो निधि है, जो खुशी है, जो प्रसन्नता है, उस भाव की बात मैं करना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि उस हंसी का जो अनुगूंज है, उन्होंने बहुत हद तक स्मिता जी के खिलखिलाहट में भर दी है। और जब मिलते हैं तो एक ऐसे किलकारी भरती हुई हंसी, एक छोटा सा बच्चा जैसे मिश्र जी के चेहरे पर मुझे आज भी दिखाई देता है। तो मैं मिश्र जी को एक उपन्यास की तरह देखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक उपन्यास होता है, एक लंबी कथा लेकर के साथ चलता है, उसमें कभी कविता भी आ जाती है, कभी कहानी भी आ जाती है, कभी वातावरण भी आ जाता है, कभी कोई डायलॉग, कोई संवाद भी आ जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से मिश्र जी की जीवन यात्रा है, उन्होंने कहीं रोका नहीं है। तो उस मेटाफर के साथ मैं अपनी बात को शुरू करना चाहती हूँ और मैं आलेख को पढ़ती हूँ आलेख की तरह से। रामदरस मिश्र की रचनात्मकता को उपन्यास के रूप में देखना सर्वथा उचित मालूम पड़ता है। जिस तरह किसी उपन्यास में कई तरह के पात्र विभिन्न विधाओं में प्रकट होते हैं, उसी तरह डॉक्टर मिश्र की लेखनी में सभी तरह की विधाओं की आवाजाही बनी रहती है और आवश्यकता अनुसार गद्य अथवा पद्य का चुनाव कर लेती है। वह निश्चित ही कोई दैवीय क्षण रहा होगा जब बुझे अलाव की राख पर उनकी माँ की उंगलियों से जो अक्षर ज्ञान दिया, वह उनकी शिराओं में संगीत बनकर गूंजने लगा और फिर मिश्र जी की उंगलियों से कविता, कहानी, उपन्यास, डायरी और भी न जाने कितनी विधाएं सहस्त्र धाराओं सी झरने लगीं। मिश्र जी ने कभी भी गद्य या पद्य की किसी भी विधा के लिए पूर्वाग्रह नहीं पाला। जब जैसा भाव आया उसी में रमते चले गए। इसीलिए लेखन मिश्र जी के लिए प्रसन्न मन की प्रेरणा बनकर जीवन में समाता चला गया। कभी किसी नए फूल को देखा तो उसकी खुशी गीत बनकर होठों पर तैरने लगी। किसी घटना ने दबाव बनाया तो उनकी कलम कहानी में उसे पिरोने लगी। पसीने की बूंदों में लंबी यात्राओं की महक आ समाई तो डायरी के पन्ने रोज़मर्रा की जीवन को सार्थकता की उजास से भरने लगे। बड़ी मज़े की बात होती, कई बार मिश्र जी का फ़ोन आ जाता है, अरे तुम्हारी कविता वहाँ छपी थी। मतलब मज़े की बात, अपना लिखना तो है, हम कहाँ खड़े हैं उनके सामने। और वो मेरी कोई रचना पढ़ी है, इनकी कोई रचना पढ़ी और फ़ोन करके इतना खुश होकर कहते हाँ तुम्हारी रचना पढ़ी, बहुत अच्छा लगा। ये सब चीज़ें बड़ी दुर्लभ हैं। बरसों बरस महानगर में रहने के बाद भी उनके भीतर का गांव, जिसकी बात हर कोई कर रहा है, उनके लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। दरअसल उनके लिए गांव किसी भौगोलिक परिवेश से अधिक वह समाज है जिसमें एक दूसरे के दुख सुख में साथ मिलकर हंसने रोने का संस्कार है। वे मानते हैं कि गांव में हर किसी को पता रहता था कि किस घर में आज चूल्हा नहीं जला, किसकी आंख आज नम है और किस घर में आज सोहर गाए जा रहे हैं। यही कारण है कि मिश्र जी को गवई परवेश बुलाता रहा और उनके लेखन में खेतों की हरियाली का रंग और कुएं के जल की मिठास भरता रहा है। महानगर की संपन्नता चांदी के वर्क से सुंदर तो हो सकती है, मगर पड़ोसी तक से अनचिन्हापन उस संपन्नता पर लानत भेजती रही है।
जहाँ तक अजनबियत अपनेपन में बदलने लगती है, वहाँ लेखक की महानगरीय उचाटता स्वतः ही टूट जाती है और तब अहमदाबाद उनका दूसरा घर बन जाता है। उसका अपनापन उसके शहरीपन से आगे निकल जाता है। सच तो यह है कि शहरों की सपाट सड़कों पर सरपट दौड़ती गाड़ियों के बीच भी लेखक का मन गांव में अपनेपन की धूल से लिपटी पगडंडियों की ओर दौड़ा चला जाता है। पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, सूखता तालाब जैसे कई उपन्यासों में गांव के ही यथार्थ का चित्रण हुआ है। कभी बाढ़, कभी सूखा। गांव की यातना को व्यक्त करने में उनके उपन्यासों के शीर्षक भी कभी पीछे नहीं रहे। पानी के साथ लेखक की घनिष्ठता महानगर में भी बनी रही। मॉडल टाउन में आई बाढ़ की स्थितियों को आकाश की छत का नायक यश झेलता है। रात का सफ़र, बिना दरवाजे का मकान, थकी हुई सुबह जैसे अनेक उपन्यासों में स्त्री के संघर्ष और उसके जीवट को देखा जा सकता है। मिश्र जी सदा से ही स्त्री सशक्तिकरण के पक्षधर रहे हैं। मिश्र जी के कथा संसार में उपेक्षित पात्रों के प्रति उदारता और उनकी बेहतरी की कामना स्थायी भाव की तरह समाई है। बनावट और पेचीदगी न तो उनके स्वभाव में है और न ही रचना कर्म में। जैसा समय आया वैसा ही उसके साथ बर्ताव किया। पूर्व नियोजित न होकर यह स्वतः उद्भूत है। इसीलिए शोषण की मार सहते सहज साधारण पात्र कब यकायक तनकर खड़े हो जाते हैं, यह पाठक भी नहीं जान पाता है। शायद यही कारण है कि मिश्र जी के नायक हीरो टाइप न होकर भी आकर्षित करते हैं। पाठकों को उसमें अपनी छवि दिखाई पड़ती है और वे सहज ही मान लेते हैं कि अगर कोई पात्र इन परिस्थितियों से लोहा ले सकता है तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। मिश्र जी ने अपनी रचनाओं में कल्पना का सहारा तो लिया, मगर आधार सत्य का ही रहा। बाहरी दुनिया में जो कुछ घट रहा है वो उससे बेपरवाह नहीं रह सके। उन्होंने उसे अपनी कथाओं का आधार बनाया और कल्पना के सहारे विषम परिस्थितियों के बीच राह बनाई। वे स्वयं मानते हैं कि उन्होंने विचार मात्र से कोई कहानी बनाई हो, ऐसा उन्हें याद नहीं। विचार उनके अनुभव के साथ ही आता है। मेरी 13 कहानियों की भूमिका में अपनी कहानी यात्रा के बारे में बताते हुए वे लिखते हैं, वास्तव में मैं अपनी कहानियाँ अपने आसपास किसी घटित दृश्य प्रसंग से या समाज में स्थित यथार्थ के किसी टुकड़े से या अपने अनुभव में लगातार उतरते परिवेश के किसी यथार्थ चरित्र से या लगातार टकराती किसी संवेदना से उठाता हूँ। मैं किसी नई या पुरानी समस्या को मूर्तिमान करने के लिए कथानक का विन्यास नहीं करता, बल्कि आसपास अधबनी कथा को ही अपने ढंग से बनाकर उसे समस्या तक ले जाता हूँ। विचार का काम यह होता है कि वह देखे कि अमुक दृश्य या प्रसंग या चरित्र या संवेदना कहानी का विषय बनने के योग्य है या नहीं। मिश्र जी की अनेक कहानियां इस तथ्य की गवाही देती हैं। सीमा कहानी की अपंग लड़की, एक औरत की जिंदगी की भवानी, अधूरी कहानी की सुहागी भौजी, खाली घर का बीनू, मिसफिट का अमित, खंडर की आवाज़ के पंडित जी, ये सभी वास्तविक पात्र हैं। इसी हेमंत फादर कहानी में तो उन्होंने पात्र का नाम तक नहीं बदला। ऐसी कितनी घटनाएं हैं जिनमें मिश्र जी स्वयं एक पात्र के रूप में उपस्थित हैं, जबकि कई घटनाओं में उनकी उपस्थिति एक दृष्टा के तौर पर रही है। किंतु अनुभूतियों की सघनता ने उनकी चेतना को इस तरह प्रभावित किया कि वे उनकी कथाओं के केंद्र में आ बैठी हैं। माँ, सन्नाटा और बजता हुआ रेडियो, उत्सव, घर लौटने के बाद जैसी कई कहानियों की रचना यात्रा इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन मूल्यों के प्रति सजगता मिश्र जी की प्राथमिकता रही है। उनकी लेखनी में आंचलिक हास परिहास, ऋतुओं का रास रंग और त्योहारों में मुखरित लोक जीवन उनकी शब्दावली को प्राणवंत करता है। इसके मूल में उनका बचपन और बचपन की पगडंडियाँ रही हैं। अपने आत्मसंघर्ष के बारे में वे स्वयं लिखते हैं कि उनका जीवन 2 नदियों के बीच घिरे कछार से उपजा है, जहाँ दूर दूर तक सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मैं यहाँ कोट करना चाहती हूँ, अभावों से अभिशप्त अनंत टूटे फूटे कच्चे घर थे, जिनमें चुपके चुपके न जाने कितने सपने टूट टूट कर सो जाते थे, कितने आंसू रात भर बहकर सवेरे सूख जाते थे, कितने चूल्हों की आंचें कभी जागकर कई कई दिनों तक बुझी रहती थीं, शरीर पर फटे पुराने वस्त्र झूलते रहते थे। अपने समय पर दहाड़ती हुई बाढ़ आती थी और खेतों को लूट ले जाती थी। उनके साथ आते थे जमींदार के कारिंदे, कुर्क, अमीन, पटवारी, थानेदार और न जाने कौन कौन से लोग जोंक की तरह दुर्बल देह से खून चूसने के लिए। मेरा भी घर इन्हीं घरों में से एक था।
और मैं भी इन तमाम लोगों में से एक व्यक्ति था। लेकिन कैसे कहूँ कि मैं उनमें से होकर भी उन्हीं में विलीन हो गया था। न जाने क्यों मैं बचपन से ही कुछ तलाशने लगा था। कोई पगडंडी मुझे ले जाकर कहीं छोड़ती थी तो मैं दूर दिशा में देखने लगता था, वहाँ और उसके बाद क्या है। अनकोट। डॉक्टर मिश्र ने बेहद ईमानदारी से अपने समय के अभावों और उसके साथ किए गए संघर्षों का उल्लेख किया है। यह उल्लेख उन्हें उन डिज़ाइनर लेखकों से अलग और विशिष्ट बनाता है जो वातानुकूलित कमरों में बंद होकर बाढ़ और अकाल पर रचना लिखते हैं, जो बेरोजगारी और भूखमरी की समस्या को उजागर करने के लिए उपन्यास लिखने मनोरम पहाड़ों पर चले जाते हैं। यह डॉक्टर मिश्र के व्यक्तित्व की विशेषता है कि वे ईमानदार लेखन करते हैं, ना कि बिकाऊ। डॉक्टर मिश्र के व्यक्तित्व की विशेषता है कि कठिन संघर्ष में भी वे अडिग खड़े रहते हैं, तो इसलिए कि वे ऊबड़ खाबड़ पगडंडियों पर चलते रहे। चिकनी सड़कों ने उन्हें कभी आकर्षित नहीं किया। खुश होने के लिए उन्हें नए परिधानों या पकवानों का इंतजार नहीं था। वे तो फागुन की मस्ती में मतवाले हो जाते थे। एक बार फिर कोट करती हूँ, मन फागुनी हवाओं में उड़ा उड़ा फिरता था, डहडहाती चांदनी में। शब्द देखिए क्या शैली है, देखिए कैसे उसमें पाठक रम जाता है। डहडहाती चांदनी में एक स्वप्न लोक साकार हो उठता और मैं देखता कि अभावों के मारे हुए लोग फागुन में हो उठे हैं। वे मस्ती में पगलाए हुए यहाँ वहाँ जब तब भाग गा रहे हैं, कबीर गा रहे हैं, फटे कपड़ों पर पानी और रंग खेल रहे हैं। गलियों से गुजरते हुए देवरों पर न जाने कब किस भाभी द्वारा फेंका गया पानी का छपाका आ गिरता और हंसी मजाक का एक फव्वारा फूट पड़ता। अनकोट। जिसने जिंदगी का राग यहाँ से सींचा है ना अपने जीवन को, ये कई चीज़ें हैं जो उनको इस तरह से प्रसन्न रखती हैं और उनके लेखन को इस तरह से नया बनाती हैं। उपन्यास की बात करना चाहती हूँ। उपन्यास अपने लोक के संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक पत्र है जिसमें वे कहते हैं कि गोरखपुर के माध्यम से मिश्र जी ने समूचे पूर्वांचल को जीवंत रूप में चित्रित कर दिया है। यथार्थवादी दृष्टि से इसके प्रत्येक पक्ष को देखा गया है। इसके पात्र परिचित मालूम पड़ते हैं। आचार्य जी आश्चर्य प्रकट करते हुए लिखते हैं, कमाल है, संज्ञा जैसे पात्र की सृष्टि करके तुमने मानवी के रूप में एक ऐसी देवी को चित्रित किया है जिसे साधारणतः यथार्थवादी लोग भूल जाया करते हैं। शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र की स्वार्थपरता अत्यंत स्पष्ट होकर उभरी है। इस प्रदेश के सांस्कृतिक धरातल का पलायन भी प्रकट हो गया है। सन 60 के आसपास की चारित्रिक शिथिलता को इतने यथार्थ और जीवंत रूप में शायद चित्रित नहीं किया गया। तुमने निस्संदेह एक बड़े अभाव की पूर्ति की है। मिश्र जी की कहानियों में समाज के शोषित उपेक्षित वर्ग के जीवन का यथार्थ अधिक व्यक्त हुआ है। वंचितों के दुख दर्द, उनके अभाव इन कहानियों में रूपायित हुए हैं। तथापि इन पात्रों की जिजीविषा और जीवन के प्रति इनकी आस्था इन्हें मूल्यबोध से भरती रहती है। मिश्र जी की रचनाओं में हंसी खुशी लोकतांत्रिक रूप से आती है। सभी को हंसने गाने का अधिकार है। वह अमीरों की कॉपीराइट न होकर सभी के लिए प्रच्छन्न भाव से दिखाई पड़ती है। मिश्र जी ने वादों आंदोलनों से प्रभावित हुए बिना लिखा। ये बात अलग है कि समीक्षक उसे सचेतन कहानी, जलवादी कहानी या सक्रिय कहानी में बांटते रहे। यूँ मिश्र जी हमेशा स्वयं को यात्रा भीरू घर घुसरू बताते रहे हैं, मगर इसके बावजूद उन्होंने खूब यात्राएं की हैं और उन यात्राओं पर पर्याप्त लिखा भी है, जिसमें तना हुआ इंद्रधनुष और भोर का सपना कोरियाई यात्रा का वर्णन है, तो घर से घर तक पड़ोस की खुशबू में देश और विदेश की कई यात्राएं समाई हैं। पांडिचेरी की ओर अपने नाम के अनुरूप पांडिचेरी की यात्रा की सुगंध समेटे है। मिश्र जी ने अपनी आत्मकथा को जिस ईमानदारी से लिखा है वह पाठकों के लिए निश्चय ही प्रेरित है। उन्हें जो मिला प्रसन्न भाव से स्वीकार कर लिया, जो नहीं मिला उसका कभी मलाल नहीं रखा। घर से दूर होकर भी घर पर रहने वाले, घर पर रचना करने वाले लेखक, घर से दूर होकर घर पर रचना करने वाले लेखक नहीं है मिश्र जी। उनके लिए उनकी कथा संसार में घर, परिवार, संबंध, परिजन सभी सांस लेते हैं। वे धीरे धीरे मगर अनवरत चलते रहे हैं। मिश्र जी की आत्मकथा के अंश जीवन को नई तरह से समझने की दृष्टि देते हैं। बिना किसी प्रेम प्रसंग अथवा किसी से वैमनस्य की चर्चा भी के बिना भी उनकी आत्मकथा पाठकों द्वारा खूब सराही गई, तो इसलिए कि उन्होंने ईमानदारी को सबसे ऊपर रखा और लिखने के क्रम में वे स्वयं भी अपना आकलन करते रहे। उदाहरण के लिए फुर्सत के दिन मिश्र जी के सेवानिवृत्त जीवन के बाद की कहानी है। लंबी सेवा से निवृत्त होने के बाद प्रायः व्यक्ति खुद को नकारा और अनुपयोगी महसूस करने लगता है, मगर मिश्र जी की आत्मकथा का यह भाग पाठक को बताता है
कि अपने फुर्सत के समय को कैसे सार्थक किया जा सकता है। अपने मन का जीवन जीना भीतर तक तुष्ट कर जाता है। मिश्र जी का लेखन इस भ्रम को तोड़ता है कि पैसा कमाना ही जीवन की सार्थकता है। कोई अपनी उपस्थिति से घर परिवार में किस प्रकार सार्थक योगदान दे सकता है, अपने मन का जीवन जीकर किस तरह भीतर तक भरा हुआ अनुभव करता है और यह अनुभव कैसा विलक्षण होता है, यह सब मिश्र जी की आत्मकथा में स्पष्ट मुखरित होता है। इन सब के बावजूद मिश्र जी खुद को प्रथमतः कवि के रूप में स्वीकारते हैं, किंतु उनकी कथाओं में भी यह रूप कहीं छुपा नहीं है, बल्कि कई रूमानी दृश्यों को रचने में मिश्र जी का कवि रूप बहुत सहायक रहा है। उनके कथा संसार में आत्मकथा की निर्विरोध आवाजाही है। उनके पात्रों में जीवन के किरदारों की पहचान करना कतई कठिन नहीं होगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उनके भीतर के कवि की उपस्थिति कला का सौंदर्य बढ़ाती है, तो कथेतर साहित्य में कथात्मक पुट किस्सा गोई के निकट ले जाता है। सरकंडे की कलम को साध कर लिखने वाले हिंदी साहित्य में सदी के महानायक डॉक्टर रामदरश मिश्र की सुदीर्घ और समृद्ध रचनात्मकता को प्रणाम करते हुए मैं इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहूँगी कि वे तकनीकी युग के साथ भी उसी आत्मविश्वास के साथ खड़े हैं। सोशल मीडिया पर भी उनका संवाद बदस्तूर जारी है। गांव और शहर की मध्यस्थता करते हुए उनकी रचनाएं गांव को प्रगतिशील बनाने का संदेश दे रही हैं, तो महानगरीय जीवन में आत्मीय संबंधों के पनपने के लिए गगनचुंबी फ्लैटों के बीच कच्ची मिट्टी के लिए भी स्थान को सुरक्षित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।